हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कला और प्रौद्योगिकी के बारे में। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों में सिंधु घाटी सभ्यता को कुशलता प्राप्त थी, यानी कौन कौन सी चीज़ें वे बनाते थे, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, यानी तकनीकी में कितना आगे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसको आप कला और प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। कला और प्रौद्योगिकी देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कला और प्रौद्योगिकी में निम्न तत्व सम्मिलित हैं, जैसे मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, प्रस्तर मूर्ति पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे, धात मूर्तियाँ मन के, ताम्र पट्टिकाएँ, मोहरें और लिपि, ये सब इनकी कला और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आज हम लोग तमाम प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को बनाते हैं, वैसे उस टाइम चूँकि ये लोग जितना अपना विकास कर पाए किए, उस टाइम इसी को हम लोग कला और प्रौद्योगिकी में जोड़ेंगे। ओके, तो ये जो मन के बनाते थे, पत्थर, मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, मोहरे, ये जो कुछ भी बनाते थे, ये सब उसमें कला और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आएंगे। आज हम लोग टीवी बना लिए, बल्ब बना लिए, तो आज हमारे कला और प्रौद्योगिकी में टीवी और बल्ब शामिल हो गए, हवाई जहाज़ शामिल हो गए। तो उस टाइम जितना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कर पाया, उन्होंने किया, जितना वे सोच सकते थे। सबसे पहले मृदभांड की बात करते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के पात्रों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था, कुम्हार के चाक पर आज भी किया जाता है, और फिर इन्हें भट्ठों में पकाया जाता था। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः लाल या गुलाबी रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर काले रंग के विभिन्न पशु पक्षियों, मानव और ज्यामितीय आकृतियों का अंकन हुआ है। इसमें सर्वाधिक ज्यामितीय आकृतीय अंकन हुआ है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। तो ये कहाँ से मिला है? पंचतंत्र की कथा वाला जो मृदभांड है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। यानी एक कौवा और लोमड़ी वाला आपने देखा होगा कि कौवा जो रहता है एक पेड़ पे बैठा रहता है रोटी का टुकड़ा लिए, और नीचे लोमड़ी रहती है। तो वो कहानी जो आपने पढ़ी होगी, उसका अंकन जो मिलता है मृदभांड पर, उसका साक्ष्य मिला लोथल से। हरियाणा के भगवानपुरा से हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती अवस्था से चित्रित मृदभांड मिले हैं। मृण मूर्तियों की बात करते हैं, यानी मिट्टी की जो मूर्तियाँ थीं, टेराकोटा नामक एक मिट्टी होती थी, उसी से बनाई जाती थी, तो इसको टेराकोटा भी कहते हैं या मृण मूर्तियाँ भी कहते हैं। मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि से किया जाता था, चिकोटी विधि से। ये मृण मूर्तियाँ मानव, पशु पक्षी आदि की मिली हैं। मानव मृण मूर्तियाँ ठोस हैं, जबकि पशु पक्षियों की खोखली हैं। जो मानव की मूर्ति मिली है वो ठोस है और पशु पक्षियों की खोखली है। पशुओं में गाय और ऊँट की मृण मूर्तियाँ नहीं पाई गई हैं, ये कई बार पूछा गया है। गाय और ऊँट की मूर्तियाँ नहीं पाई गई हैं, जबकि बैल के पाए गए हैं। अपेक्षाकृत नारी की मूर्तियाँ यानी मृण मूर्तियाँ अधिक पाई गई हैं, इसलिए सिंधु समाज को मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता है। यद्यपि भारतीय क्षेत्र बनावली से नारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। भारतीय क्षेत्र अगर बात करें तो बनावली एक ऐसा स्थान है जहाँ से नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। बाकी पाकिस्तान में जैसे बलूचिस्तान वगैरह में मिली हैं। अधिकांश नारी मृण मूर्तियाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान व सिंध क्षेत्र से मिली हैं। हरियाणा के बनावली और पाकिस्तान के चोलिस्तान से हल का प्रतिरूप मिला है, हल का खिलौना आप कह सकते हैं। तो भारत में अगर बात करें तो बनावली से मिला है, पाकिस्तान में बात करें तो चोलिस्तान से मिला है। प्रस्तर की मूर्तियाँ देखते हैं। अभी तक तो हमने आपको टेराकोटा की मूर्तियाँ बताई, अब पत्थर की मूर्तियाँ देखते हैं। तो पाषाण से निर्मित अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें सर्वाधिक शेलखड़ी की बनी हुई हैं, स्टेटाइड बोलते हैं इसको। हमें हड़प्पा से एक नृत्य करती हुई युवक की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से मंगोलाइड प्रजाति की पुजारी का धड़ मिला है। तो पुजारी का धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। डीके एक क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको क्षेत्रों के बारे में भी बताया था। हमें इस सभ्यता के कुछ पशुओं की संश्लिष्ट मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जो कि उनकी किसी अलौकिक कल्पना का प्रतीक लगती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक भेड़ की शरीर और हाथी की सूंड वाली संश्लिष्ट मूर्ति। धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता से में ताम्र और कांसे की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें धातुओं का निर्माण मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम विधि या भ्रष्ट मोम विधि
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया जाता था। यानी जो धातु की मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। अब लुप्त मोम विधि क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मोम की कोई आकृति बनाई गई, मोम की कोई आकृति बनाई गई, इसके ऊपर मोम की आकृति बनाई गई ठोस रूप में, उसके ऊपर मिट्टी का लेपन कर देते थे। मिट्टी का लेपन कर दिए ऊपर से और अंदर मोम भरी है। अब थोड़ा सा छेद करके और मोम को पिघला करके निकाल लेते थे। सारा मोम पिघल गया, अब वो आकृति तैयार हो गई खोखली, उसमें जो है तांबा या जो भी धातु था उसको पिघला करके डाल देते थे, फिर वो आपकी मूर्ति बन जाती थी। इसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड, यानी कि वैक्स जो था, मोम जो था उसको लॉस्ट कर देना, गायब कर देना। तो गायब कैसे करते थे मैंने बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए, नहीं तो ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसी होती थी। मोम की कोई आकृति बनाई गई, जैसे मिट्टी की आप बनाते हैं वैसे सबसे पहले मोम की बनाई गई। अब मोम के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया गया, फिर मोम को पिघला के छेद करके निकाल लिया गया। अब मिट्टी की खोखली मूर्ति बन गई। अब उस खोखली मूर्ति में धातु में पिघला करके डाल देते थे और फिर आपकी मूर्ति तैयार हो जाती थी। बाद में मिट्टी को फोड़ देते थे ऊपर से। तो इसको लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। तांबे की मूर्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक पाई गई हैं। कालीबंगन से तांबे की वृषभ प्रतिमा और लोथल की श्वान प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है। श्वान का मतलब कुत्ता, वृषभ का मतलब बैल। कांसे की मूर्ति में चनहुदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी है। मोहनजोदड़ो से कांस नर्तकी की मूर्ति मिली है। दैमाबाद से कांस का रथ मिला है। मनके या गुड़िया आप इसको कहते हैं। मनके स्वर्ण, रजत, मूल्यवान, अर्धमूल्यवान प्रस्तर से बनाए जाते थे। यानी सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थर, अर्धमूल्यवान पत्थर, इन सब से बनाए जाते थे। ये विभिन्न आकृतियों के होते थे। शेलखड़ी की भी बेलनाकार मनके प्राप्त हुए हैं। ताम्र पट्टिकाएँ यानी तांबे की पट्टियाँ होती थीं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र पट्टिकाएँ मिली हैं, जिस पर सैंधव लिपि और विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। मोहरों की बात करें तो मोहरे किससे बनते थे? गोमेद, चट, मिट्टी आदि की मोहरें बनाई जाती थीं, परंतु सर्वाधिक मोहरें शेलखड़ी की बनाई जाती थी। मोहरों का सामान्य आकार चौकोर है। इन्हीं मोहरों पर विभिन्न पशु पक्षियों, देवी देवताओं, सैंधव लिपियों का अंकन किया जाता था। इन मोहरों का उपयोग बाहर भेजी जाने वाले वस्तुओं पर ठप्पा लगाने के लिए किया जाता था। लोथल से प्राप्त मोहरों पर नावों का अंकन मिलता है। मैके को मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है, जिस पर जॉन मार्शल ने जिसको आदि शिव का रूप कहा है, ये मैंने आपको बताया है। तो हड़प्पा की एक मोहर से हमें मातृ देवी का अंकन भी प्राप्त होता है। हड़प्पा की मूर्तिकला में उच्च स्तरीय शिल्प कला का पता चलता है। पुरुष और महिला, जानवर और पक्षी आदि की मिलन मूर्तियाँ और मोहरों पर उत्कीर्ण मूर्तिकारों की दक्षता का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति की कारीगरी उल्लेखनीय है। इसका दाहिना हाथ कूल्हे पर है और बायां हाथ चूड़ियों से ढका हुआ तथा घुटनों तक लटका हुआ है। यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। हड़प्पा से मिली दो प्रस्तर मूर्तियां मुख्य हैं। एक व्यक्ति के पीछे दृश्य का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी नर्तक की मूर्ति है। मृद भांडों पर विभिन्न डिजाइनों को बनाकर रंगा गया था। ये चित्रांकन ज्यामितीय पैटर्न में है, जैसे क्षैतिज रेखाएं, वृत्त, पत्ते, पौधे आदि। मृद भांडों पर मछली और मोर की आकृतियां भी मिलती हैं। तो लिपि के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिपि देखिए, सैंधव लिपि के प्रमाण हमें मोहरों, मृद भांडों और ताम्र पट्टिकाओं, कुल्हाड़ियों आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का प्रारंभिक नमूना 1863 में प्राप्त हुआ और 1923 तक संपूर्ण लिपि प्रकाश में आ गई। हड़प्पाई लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो पाया है। ये लिपि कैसी है? चित्रात्मक या पिक्टोरियल है। चित्ताक्षरों की संख्या जो है 400 से लेकर 600 के बीच है, यानी इतने अक्षर पाए गए हैं इस लिपि में। और मुख्य अक्षर जो हैं, प्रधान अक्षर जो हैं 40 से 60 के बीच हैं। शेष वो उसी के मिला के बनाए गए हैं, रूपांतरण है। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और बाएं से दाएं, यानी ऐसे, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं से। तो
दाएं से बाएं और फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इस पद्धति को गौमूत्रिका पद्धति कहते हैं, या इसी को ब्रुस्टोफेडन पद्धति भी कहते हैं। इस लिपि का वाचन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक कोई द्विभाषीय अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। इस लिपि को पढ़ने का दावा किसने किसने किया है? के.एन. वर्मा, एस.आर. राव, आई. महादेवन और रेवरेंड हेरेस। इन्होंने कहा है कि हमने पढ़ लिया है। हालांकि अभी माना जाता है कि लिपि पढ़ी नहीं गई है। इसमें से हेरेस ने न केवल इसे पढ़ने का दावा किया है बल्कि तमिल भाषा में अनुवाद करने का भी दावा किया है, परंतु अभी तक सारे दावे खोखले ही साबित हुए। वर्तमान में इसे आदि द्रविड़ या आदि संस्कृत का रूप माना जाता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा कला और प्रौद्योगिकी, और हमने थोड़ा सा लिपि भी जान लिया कि कैसी थी। तो आगे एक दो वीडियो और है, उसको हम लोग देख लेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ और इसकी विरासत वगैरह कैसी थी। यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे और इसके बाद जो है अपना ये सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।